देखिए, एक और सूचना है आपका। कल आपका डेट आई है 10 जुलाई को प्री का एग्ज़ाम का। अब हो सकता है कि 10 जुलाई को ना हो, इधर-उधर थोड़ा हो डेट, क्योंकि उस दिन त्योहार पड़ रहा है, यानी कि बकरीद पड़ रही है। तो हो सकता है कि 1 हफ्ता आगे या पीछे हो सकती है डेट। माने ये संभावना 99% है। ये तो आपका या तो 3 जुलाई को भी हो सकता है, भाई बैक भी हो जाता है कभी काल, यानी कि 1 हफ्ता या तो पीछे या कुछ आगे, यानी कि ये मान के चलिए जुलाई में निश्चित रूप से परीक्षा आपका एपीओ प्री का होगा। चाहे 3 जुलाई को हो, चाहे 10 जुलाई को, चाहे भले 1 हफ्ता आगे बढ़ जाए, जुलाई में आयोग करा लेगा। अब आपका टलता है कि नहीं परीक्षा, तो 1 हफ्ता 10 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपका पुलिस अधिनियम हम लोग शुरू किए थे, और पुलिस अधिनियम में जो आपको पढ़ाया जा रहा था, फिर एक बार सेक्शन वाइज भी तैयार रखना है। तो सेक्शन 1 में आपका था निर्वचन खंड। कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है, और कौन-कौन शब्द परिभाषित हैं ये याद रखना है। और उसके बाद परिभाषाओं से अंदर से भी थोड़ा क्वेश्चन बनता है। तो धारा 1 आपका बताई गई थी। धारा 2 भी बना है कि बल का गठन, यानी कि आपका पुलिस बल का गठन कौन करती है? राज्य सरकार। और इनकी अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस बल के सेवा शर्तों के बारे में नियम कौन बना सकती है? राज्य सरकार। और किस सेक्शन में बनाती है? तो 2 में। और इसमें आपका केस भी पूछा जाता है। एक केस आपका कंपल्सरी रिटायरमेंट का पूछा जाता है, फिर अस्थाई पद पर पूछा जाता है। तो जो ज़्यादातर केस इसमें बना है, वह आपका नानक चंद का केस बना है। नानक चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य कि राज्य चाहें तो पुलिस बल में अस्थाई पदों का सृजन कर सकता है, ये याद रखना है। इसके बाद सेक्शन 3 याद रखना है कि जो पुलिस बल का अधीक्षण होगा या सुपरविजन होगा, वह स्टेट गवर्नमेंट में वेस्टेड होगा, यानी कि राज्य सरकार में निहित होगा। इसके बाद आपका सेक्शन 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आईजी और डीजीपी के बारे में बताता है, जिसमें आपका बताया गया है कि जो सर्वत्र जिले में आपका पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण होगा, वह आईजी यानी कि पुलिस महानिरीक्षक या आपका डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस महानिदेशक में निहित होगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन माने जो बनता है, वह पुलिस महानिदेशक के पद का सृजन यूपी में कब किया गया? तो वह भाई सन याद रखना है, 1984। इसके बाद सेक्शन 4 के बाद 5 बनता है कि आपका जो ये पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आपका डीजीपी है, इनके बारे में बताया गया है। और सेक्शन आपका जो 4 हैं, उसका सेकंड पैराग्राफ भी बनता है कि जो जिले में आपका पुलिस प्रशासन पर जनरल कंट्रोल किसका होता है? तो आपका जवाब रहेगा डीजीपी का, या नहीं आपका जिला मजिस्ट्रेट का। और विशेष नियंत्रण किसका है? एसपी का। इसके बाद धारा 5 बताई गई थी, और आपका डीजीपी और आपका आईजी के बारे में। और यहाँ से आपको 12 को रिलेट की जा रही थी कि पुलिस महानिरीक्षक या महानिदेशक ये लोग नियम बना सकते हैं पुलिस के बारे में। तो नियम किस सेक्शन में बना सकते हैं? 12 में। ये नियम राज्य सरकार के पूर्व मंजूरी से बनाएंगे। तो आपका हो सकता है अंदर से भी पूछ ले, वैसे चांस आपका कम रहता है, लेकिन एक बार आपका बता दिया जाए कि किस किस के लिए ये लोग रूल या नियम बना सकते हैं। तो पहले तो आपका कोरिलेट किया जा रहा था। अगर ये पूछा जाए, फिर एक बार 3 धाराएं अब एक साथ आप पढ़ेंगे।
एक आप ये पढ़ेंगे कि जो अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि अधीनस्थ में कौन शामिल है, तो जो डीवाईएसपी के रैंक का नीचे का हो। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है धारा 2 में। फिर आपका जो पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक हैं, वह भी नियम बनाते हैं धारा 12 में। और एक एक सेक्शन और इसी के साथ पढ़ना है, 46 सेक्शन पढ़ना है कि इस अधिनियम को अच्छे ढंग से प्रवर्तित या इन्फोर्स करने के लिए रूल बनाया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और वह जो सेक्शन होगा 46। और बताया गया था कि सेक्शन 46 का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन बनाया है, जिसमें कुल 37 अध्याय हैं और 554 पैरा है। तो उसको भी आपको पढ़ना है, पहले सेक्शन समाप्त हो जाए तब। फिर एक बार याद रखिए, जो ये पुलिस एक्ट है आपका, इसमें 47 केवल सेक्शन है और कोई चैप्टर नहीं है, बिना चैप्टर के दिया गया है। तो प्रयास अब ये होना चाहिए कि जितने सेक्शन हैं कम से कम उसको तैयार रखिए। पैरा से भले एक दो क्वेश्चन ना आए, सेक्शन से गलतियां क्षम्य नहीं है, मैं बता दूं। पैरा से भले एक दो क्वेश्चन आपका बाहर जा सकता है। तो आइए देखा जाए, आपका सेक्शन 12 देखा जाए, अंदर से कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी सतर्कता बरतते हुए आपका एक बार बता दिया जाए। देखिए, आपका सेक्शन 12 कहता है कि महानिदेशक यानी कि डीजीपी एवं महानिरीक्षक यानी कि आईजी की नियम बनाने की शक्ति तो पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक पुलिस बल के संगठन के लिए नियम बना सकते हैं, उनके वर्गीकरण के लिए नियम बना सकते हैं, वितरण के लिए नियम बना सकते हैं, फिर आपका निवास स्थान के लिए नियम बना सकते हैं, विशिष्ट सेवाओं के लिए नियम बना सकते हैं, उनके इंस्पेक्शन के लिए नियम बना सकते हैं, हथियार के लिए बना सकते हैं, साज सज्जा के लिए बना सकते हैं, आपका या गुप्त वार्ता और जानकारी के संग्रहण के लिए नियम बना सकते हैं, और संसूचनाएं कैसे दी जाएंगी उसके लिए भी नियम बना सकते हैं, या अगर कर्तव्य के दुरुपयोग या उपेक्षा को कैसे रोका जाए, यानी कि अगर पुलिस वाला अपने कर्तव्य का दुरुपयोग करता है यानी कि मिसयूज करता है, तो उसको कैसे रोका जाए, या अगर कोई पुलिस वाला अपने कर्तव्य में नेग्लिजेंस बरतता है तो नेग्लिजेंस को कैसे निवारित किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसके लिए भी नियम बना सकते हैं। और पुलिस वाले अपने कर्तव्य को और अच्छे ढंग से निभाएं, इसके लिए भी नियम कौन बना सकता है, आईजी या डीजीपी। लेकिन ये जो भी नियम बनेंगे ये स्टेट गवर्नमेंट के प्री कंसेंट से बनेंगे, पूर्व सहमत से बनाए जाएंगे, यानी कि उसकी सहमत लेकर। ये आपका सेक्शन 12 हो गया। अब आगे बढ़ा जाए, आपका धारा 5 के बाद आ जाइए धारा 6। जहाँ तक धारा 6 का प्रश्न है, धारा 6 रिपील है यानी कि निरसित है, यानी कि समाप्त है। तो एक मॉडल आपका ये भी याद रखना है कि कौन कौन सा सेक्शन रिपील या निरसित या समाप्त है, तो रट्टा मार कर जाना है। 6, 11, 38, 39, 40, 41, यानी कि 6 धाराएं पुलिस एक्ट की समाप्त हैं या निरसित हैं। इसके बाद आइए सेक्शन 7। सेक्शन 7 से आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है, पिछली बार भी बना, उसके पहले भी बना, यानी कि जहाँ तक सेक्शन 7 की बात है, 7 से आपका मेंस में भी क्वेश्चन बनता है और आपका प्री में भी एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है।
तो पहला जो आपका कॉन्सेप्ट बनाना है वह कॉन्सेप्ट ये बनाना है कि आखिर सेक्शन 7 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सेक्शन 7 में इसलिए महत्वपूर्ण है कि सेक्शन 7 के तहत वरिष्ठ जो पुलिस के अधिकारी हैं, अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारियों को आपका विभागीय दंड देते हैं। तो पिछली बार आपका क्वेश्चन ये बना कि धारा 7 न्यायिक जांच से संबंधित है कि विभागीय या आंतरिक या इंटरनल इंक्वायरी से। तो ये न्यायालय द्वारा ये सजाएं नहीं दी जाती, ये दंड न्यायालय द्वारा न देकर विभागीय दंड दिया जाता है। तो पहला पॉइंट जो आपको पकड़ना है कि सेक्शन 7 आंतरिक या विभागीय या डिपार्टमेंटल कार्रवाई से रिलेटेड है कि न्यायिक जांच से संबंधित है, यानी कि न्यायालय ये सब कार्य करेगा। धारा 7 वाला कि आपका विभाग के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी। अब एक नया क्वेश्चन भी बन सकता है, चूंकि विभागीय जांच तो बना ही है या आंतरिक जांच आपका सेक्शन 7 के तहत, लेकिन यहाँ आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपका न्यायिक जांच होती है, बैठिए आगे, हाँ, जो आपका न्यायिक जांच होती है वह किस सेक्शन में प्रावधानित है। तो जहां तक न्यायिक जांच का प्रश्न है वह 35 में। तो दो सेक्शन पहले पकड़ना है। पहला सेक्शन आपका 7 विभागीय दंड या आंतरिक जांच या आपका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, और अगर यहीं पूछ दे न्यायिक जांच या जुडिशियल इंक्वायरी पूछे या जुडिशियल दंड पूछे, तो आपका जवाब रहेगा 35। इसके बाद आपका जो पिछली बार क्वेश्चन बना था एपीओ में सेक्शन 7 से, वह एक डेट पूछ ली गई थी जो न तो किताब में है और न ही किसी बेयर एक्ट में। आपका सेक्शन 7 में 1944 ईस्वी में अमेंडमेंट हुआ है, यानी कि संशोधन हुआ है। उस संशोधन के बारे में पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपका कहीं किताबों में मिला नहीं। तो हो सकता है, ये संभावना भी रहती है कि एक या दो क्वेश्चन ऐसा आए जो किसी किताब में न मिले। भाई ये भी संभावना है। तो आप 100 में 100 नहीं कर पाएंगे, लेकिन 90 प्लस रहने का क्या करिए, ला में प्रयास करिए। 100 में भाई 100 मुश्किल है। तो अगला देखा जाए। अब अगला ये है कि धारा 7 के तहत जो विभागीय दंड दिया जाता है उसके बारे में पहले एरिया कवर कर ली जाती है। एरिया ये कवर करना है कि कौन दंड देने में सक्षम है, पहला पॉइंट हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट ये बताएंगे कि सेक्शन 7 के तहत किसको विभागीय दंड दिया जाता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये देखना है कि विभागीय दंड क्यों दिया जाए, क्या कारण है, किस आधार पर दिया जाए। चौथा आपका देखना है कि अगर विभागीय दंड दिया जाता है तो कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं। पांचवा आपका पढ़ना है कि अगर विभागीय दंड दिया जाता है तो क्या मनमाना दिया जाएगा कि उसके लिए कुछ नियम कायदे हैं। यही सब बातें आपका सेक्शन 7 में पढ़ना है। तो आइए अब ए बेयर एक्ट उठाया जाए और जो भी 5-6 बातें हमने बताया वह बेयर एक्ट से ही हम कवर करेंगे और आपका बेयर एक्ट से तोड़कर ही आपका पढ़ा जाएगा। देखिए भाई धारा 7 अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि, यानी कि आपका अपॉइंट करना और रिमूव करना, यानी कि पद से हटाना। तो देखिए शब्दशः चलिए, संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार द्वारा
समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाया जाए, अधीन रहते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा गया कि क्या ये जो विभागीय दंड दिए जाते हैं, पहला नियम ये है कि एक तो किसको दिए जाएंगे, प्रवर यानी कि सुपीरियर पुलिस अधिकारियों को, कि अवर यानी कि सबॉर्डिनेट पुलिस अधिकारियों को। तो आपका जवाब रहेगा प्रवर नहीं बल्कि अवर। अवर का मतलब यहाँ ये हुआ कि जो पुलिस अधिकारी सबॉर्डिनेट रैंक का हो। तो फिर एक बार आया कि सबॉर्डिनेट रैंक का पुलिस अधिकारी कहाँ परिभाषित है, तो सेक्शन 1 में। और कौन माना जाएगा, जो डीवाईएसपी या पुलिस उपाधीक्षक के नीचे का हो। यानी कि पहला नियम ये याद रखना है आपका शब्दशः, यही सब आपका घर पर नहीं पकड़ पाएंगे लोग, कि सेक्शन 7 में जो दंड दिया जाता है वह सभी पुलिस अधिकारियों के लिए नहीं है, केवल सबॉर्डिनेट रैंक के पुलिस अधिकारियों के लिए है। अर्थात जो डीवाईएसपी से नीचे के पुलिस अधिकारी हैं उन्हीं को इस धारा के तहत दंडित किया जाता है। तो आप कहेंगे कि वरिष्ठ अधिकारियों का क्या होगा, तो उसके लिए अलग नियम बना है, अलग आपका नियम चलेगा। और आपका ये आगे पैरा में बताया जाएगा, धारा में नहीं दिया गया है। किस में आपका मिलेगा, पैरा में। दूसरा आपका ये हुआ कि क्या जो सबॉर्डिनेट रैंक के पुलिस अधिकारियों को सजा दी जाती है, क्या वह मनमाना दी जाएगी या किसके अधीन रहते हुए दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि सेक्शन 7 किसके अधीन है, या सेक्शन 7 के तहत जो आंतरिक जांच, विभागीय जांच, विभागीय सजा, विभागीय दंड दिया जाता है, डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जाती है, वह किन प्रावधानों के अधीन होगी। अर्थात किन प्रावधानों का पालन करते हुए विभागीय दंड दिया जाएगा। तो आपका देखिए जवाब क्या रहेगा। संविधान का अनुच्छेद भी पूछा गया है कि विभागीय दंड देते समय संविधान के किस अनुच्छेद के नियमों का पालन की करना पड़ेगा। तो रट कर जाइए, किस अनुच्छेद के सभा अधीन रहते हुए। एक और है वही पकड़ना है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए। अब क्वेश्चन का मॉडल पहले बनाइए तब दोनों समझा जाए। क्वेश्चन का मॉडल आपका यहाँ ये बनता है कि धारा 7 के तहत की जाने वाली विभागीय कार्यवाही या दंड किसके अधीन है। तो संविधान के अनुच्छेद 311 के, तो ये तो सभी लोग पकड़ लेंगे। जो दूसरा पॉइंट एक लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए, समय समय पर बनाए गए नियमों के अधीन। फिर तीसरा ऑप्शन देगा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मारना है। अब आइए दोनों को पहले समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब विभागीय दंड दिया जाता है तो मनमाने तरीके से नहीं दिया जाएगा। विभागीय दंड देने से पहले इन दो नियमों का क्या किया जाएगा, पालन। तो संविधान का आर्टिकल 311 क्या है, और विभागीय दंड देने के लिए क्या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है कि नहीं। अब एक एक पॉइंट पर चलना है। तो सबसे पहले आपका संविधान का हम कौन सा आर्टिकल शुरू करते हैं, 311। देखिए इसको जब भी पढ़िए एक क्रम से पढ़िएगा भाई। आपका सबसे पहले 308 पढ़िएगा, फिर अनुच्छेद 309 पढ़िएगा, फिर 310 पढ़िएगा, फिर 311 और फिर 312। यानी कि आपका कम से कम आपका जे के लिए, जीएस के लिए, बिहार के लिए और पुलिस एक्ट के लिए तो 311 डिटेल में हम पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन आपका यहाँ से शुरुआत करना है
यानी कि 5 आर्टिकल रट्टा मारना है। 308 में आपका राज्य की परिभाषा है। फिर आपका 309 काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि अगर कोई संघ का लोक सेवक है तो उसके लिए राष्ट्रपति रूल बना सकता है, और राज्य का लोक सेवक है तो उसके लिए राज्य का गवर्नर रूल या नियम बना सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में बनाया जाता है? 309। इसके बाद 310 भी पूछा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, यानी कि इच्छा पर आधारित, यानी कि संघ के जितने लोक सेवक हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और राज्य के लोक सेवक राज्यपाल के, अर्थात जितने राज्य के लोक सेवक हैं वह राज्यपाल के प्लीजर में रहेंगे, और आपका संघ के लोक सेवक किसके प्लीजर में रहेंगे? राष्ट्रपति के। ये चाहे तो रखें और चाहे तो नौकरी से ये लोग क्या करें? बर्खास्त। इसके बाद आपका 311 पढ़ना है। लोक सेवकों को प्रोटेक्शन दिया गया है। इस सेक्शन को पब्लिक सर्वेंट के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कहा जाता है। अम्ब्रेला का मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन पब्लिक सर्वेंट के लिए छाता का काम करता है। यानी कि पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक को क्या करता है? आपका संरक्षण देता है। यानी कि जब किसी लोक सेवक को उसके पद से बर्खास्त किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, अर्थात उसकी नौकरी ले ली जाए, छीन ली जाए, निलंबन में नहीं, ट्रांसफर में नहीं, आगे बताया जाएगा। ये अनुच्छेद आपका सस्पेंड करने में लागू नहीं होगा। ये अनुच्छेद फिर एक बार याद रखें। जब किसी लोक सेवक को उसके पद से रिमूव किया जाए, पद से हटाया जाए, पद से टर्मिनेट किया जाए, तो दो प्रोटेक्शन ये अनुच्छेद पब्लिक सर्वेंट को देता है। पहला प्रोटेक्शन नेचुरल जस्टिस का देता है, प्राकृतिक न्याय का, कि आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को क्या किया जाए? सुना जाए। तो भाई याद रखिएगा, पहला संरक्षण क्या है? कि लोक सेवक को आपका नौकरी से हटाने के पहले क्या किया जाएगा, उसकी बातें सुनी जाएगी। और दूसरा प्रोटेक्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह प्रोटेक्शन ये है कि जो अधिकारी किसी लोक सेवक को अपॉइंट किया है, उससे सबॉर्डिनेट रैंक का अधिकारी उस लोक सेवक को बर्खास्त नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता। यानी कि दूसरा आपका लोक सेवकों को प्रोटेक्शन ये है। फिर एक बार देखिए, बहुत अच्छे से इसको तैयार रखना है, कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कोई भरोसा नहीं। तो जो प्राधिकारी किसी लोक सेवक को अपॉइंट किया है, उससे नीचे का प्राधिकारी उसे बर्खास्त नहीं कर सकता, निलंबित कर सकता है। भाई मैं बता रहा हूँ, नौकरी से पूरी तरह हटा नहीं सकता। अब ये ना कहेगा कि सस्पेंड नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये सब कर सकता है, नौकरी से रिमूव केवल नहीं कर सकता। तो दो संरक्षण लोक सेवकों को प्राप्त हैं। लेकिन ये जो नियम है ये एब्सोल्यूट नियम नहीं है। अनुच्छेद 311 में 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 311 में 3 ऐसी कंडीशन दी गई हैं जहां कि किसी पब्लिक सर्वेंट को बिना सुने ही उसे रिमूव कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसके पद से पदच्युत कर दिया जाएगा। कितने अपवाद हैं? 3। तो अपवाद नहीं पूछा जाता। अब आइए फिर आपका सेक्शन 7 पर बैक होइए। पहला शब्द हम उठाए हैं, सेक्शन 7 पर इसलिए बैक होना है कि जब भी किसी सबॉर्डिनेट रैंक के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध
वरिष्ठ अधिकारीगण विभागीय कार्यवाही करेंगे, तो पहला नियम ये आया कि अनुच्छेद 311 के नियमों का पालन करते हुए करेंगे, यानी कि उसका वायलेशन नहीं करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी कांस्टेबल को या दरोगा जी को बर्खास्त करना है, तो सामान्यतः उन्हें एक बार कम से कम सुनवाई का क्या दिया जाएगा, मौका। लेकिन 3 अपवाद हैं जहां कि बिना सुने ही डायरेक्ट क्या किया जाएगा, बर्खास्त किया जा सकता है। अब उतना डिटेल में नहीं जानना है, बहुत लंबा चल जाएगा कोरिलेशन। तो जब भी ये दूसरा ये है कि जब भी सेक्शन 7 के तहत कार्यवाही की जाए, पर दूसरा नियम ये है कि जो राज्य सरकार ने इसके लिए टाइम टू टाइम रूल बनाया है, उन रूल का या उन नियमों का पालन करके किया जाएगा। तो पैराओं में तमाम नियम बताए जाएंगे, जहां कि आपको तमाम आपका प्रावधान बताए जाएंगे। तो फिर सेक्शन 7 को जोड़ा जाएगा और उसमें एक कड़ा नियम है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी ऑन ड्यूटी नशे में है, तो इस आधार पर उसे उसकी सर्विस से टर्मिनेट किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। जैसे ललितपुर कांड देख सकते हैं, दरोगा जी नशे में थे, तो भाई आपका जांच बैठा दी गई है, डीआईजी जांच करेंगे, जांच के बाद शासन को रिपोर्ट देंगे और उसके बाद आपका बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर बिना जांच के डायरेक्ट बर्खास्त कर दिया जाए, तो दरोगा जी को पुनः बहाल होने में आसानी होगी। तुरंत हाई कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि अनुच्छेद 311 के नियमों का क्या नहीं किया गया पालन, हमें रिज्वाइन कराया जाए। तो इसीलिए पहले विभागीय जांच, तब सेक्शन से उनको सुना जाएगा और उसके बाद आपका उनको नौकरी से क्या किया जाएगा, टर्मिनेट। वो अलग बात है, किया जाए न किया जाए। यानी कि सेक्शन 7 किसके अधीन है, तो अब दो याद रखिए, अनुच्छेद 311 के अधीन और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों के अधीन। तो आइए, धारा 7 के तहत कौन सा संविधान का एक अनुच्छेद समाहित है, ऐसा भी क्वेश्चन बना है, तो क्या मार्क कराएंगे, आर्टिकल 311। अगला शब्द देखिए भाई, आपका बनाए जाए अधीन रहते हुए। अब दूसरा जो शब्द आपको पकड़ना है कि कौन वह पुलिस अधिकारी है जो सबॉर्डिनेट रैंक के पुलिस अधिकारियों को सेक्शन 7 के तहत विभागीय दंड देने की क्षमता रखते हैं। यानी कि दंड कौन दे सकता है, तो एक लिस्ट दी गई है और लिस्ट देखिए आपका क्या क्या दी गई है। बीच वाला नहीं आपका लिखवाया जाएगा, आपका सबसे ऊपर का पुलिस अधिकारी और सबसे नीचे का, बीच वाला हम बता देंगे। देखिए आपका पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी भी दंड ये दे सकते हैं। दूसरा महानिरीक्षक यानी कि आईजी दे सकते हैं। फिर आपका कह सकते हैं कि उप पुलिस महानिदेशक यानी कि डिप्टी डीआईजी। इसके बाद डिप्टी आईजी यानी कि उप पुलिस महानिरीक्षक। इसके बाद सहायक पुलिस महानिदेशक यानी कि असिस्टेंट आपका कह सकते हैं डीजीपी, असिस्टेंट आईजी हो गए, उप पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सहायक भी हो गया, और जिला अधीक्षक गण यानी कि जिला अधीक्षक गण मतलब एसपी। तो अब पहला ये आया कि कौन कौन प्राधिकारी सक्षम है जो सेक्शन 7 के तहत विभागीय दंड दे सकते हैं। तो एसपी और एसपी से ऊपर के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, याद रखिएगा, एसपी यानी कि जिला पुलिस अधीक्षक और उसके ऊपर के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, ये सभी लोग सेक्शन 7 के तहत
दंड देने की क्या रखते हैं क्षमता। अब क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है, क्वेश्चन ज़्यादा निकालना है, नए नए जो न बना हो, कि धारा 7 के तहत निम्नलिखित में से कौन पुलिस अधिकारी विभागीय दंड देने की क्षमता नहीं रखता, और इन नामों में से 3 नाम तो देगा और एक नाम दे देगा डीवाईएसपी या पुलिस उपाधीक्षक। तो क्या डीवाईएसपी का नाम इस सेक्शन में विभागीय दंड देने के लिए दिया गया है कि नहीं? नहीं दिया गया, तो कौन नहीं दे सकता? डीवाईएसपी। क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला शब्द देखिए, यानी कि किस नियम के अधीन रहते हुए दिया जाएगा, ये हमने बताया। दूसरा पॉइंट इसमें निकला कि आखिर कौन दंड दे सकता है। अब तीसरा पॉइंट ये निकला कि किसको दंड दिया जाएगा। तो बताइए किसको दंड दिया जाएगा? लगातार तो सभी पुलिस अधिकारियों को दिया जाएगा कि नहीं? नहीं। तो किसको दिया जाएगा? जो अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी हैं। फिर आपका बैरक से ही चला जा रहा है कि किसको दंड दिया जाएगा? जो अधीनस्थ पंक्ति का पुलिस अधिकारी है, सबॉर्डिनेट रैंक का पुलिस अफसर हो। सबॉर्डिनेट रैंक के पुलिस अफसर की परिभाषा सेक्शन 1 में दी गई है, और जो लास्ट परिभाषा है वह आपका वही है। और फिर एक बार हम बताते हैं कौन शामिल है सबॉर्डिनेट रैंक में। जो डीवाईएसपी से क्या हो, आपका नीचे की कैटेगरी का हो, तो इन्हीं को दंड दिया जाएगा, जो डीवाईएसपी के क्या है, नीचे। अब ये है कि कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं। तो पहला, पदच्युत करना। पदच्युत करना मतलब कि पूरी तरह नौकरी से क्या करना, हटा देना, यानी कि आपका रिमूव कर देना, पूरी तरह पद से हटा देना, यानी कि नौकरी ले लेना, बर्खास्त कर देना। अब आगे और बताया जाएगा डिटेल में। दूसरा, निलंबित करना, यानी कि सस्पेंड करना। तो सस्पेंड करना भी आपको देखना है भाई, आगे हम बताएंगे कि सस्पेंशन का क्या प्रभाव होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सस्पेंड करने के मामले में आर्टिकल 311 के नियमों का पालन आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 311 में जो लोक सेवकों को संरक्षण दिया गया है वह सस्पेंशन के मामले में नहीं है। बेयर एक्ट में सस्पेंशन लिखा ही नहीं गया है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि निलंबन करने के मामले में अनुच्छेद 311 के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। निलंबन का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए वह व्यक्ति पुलिस में बना रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए उसके कार्य पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन पुलिस बल का सदस्य बना रहता है। निलंबन का मतलब ये हुआ। इसके बाद आपका अवनत कर सकेंगे। अवनत का मतलब हुआ डिमोशन। डिमोशन का मतलब ये हुआ कि जिस पद पर वह तैनात हैं उसके नीचे के पद पर उसको ला दिया जाए। फिर एक बार देखिए, अवनत का मतलब डिमोशन। डिमोशन का मतलब कि जिस पद पर वह नियुक्त हैं इस समय उसके नीचे के पद पर ला दिया जाए। लेकिन आगे इसमें भी हम डिटेल में बताएंगे। और आपका जो नियम कहता है वह ये कहता है कि जब किसी पुलिस अधिकारी की जिस पद पर सर्वप्रथम नियुक्ति हुई थी उसके नीचे के पद पर उसका डिमोशन नहीं होगा। यानी कि एक उदाहरण देखिए इसमें। मान लीजिए एक कांस्टेबल था, पुलिस बल में भर्ती हुआ, प्रमोशन पाकर हेड कांस्टेबल बना, फिर आपका सब इंस्पेक्टर बना, पुलिस उप निरीक्षक, फिर आपका निरीक्षक बना यानी कि इंस्पेक्टर बना।
और मान लीजिए कि उसे विभागीय दंड देना है तो और डिमोशन करना है, तो पहला नियम ये याद रखिए कि डिमोशन मतलब नीचे के पद पर ला देना, लेकिन इसमें भी एक रोक लगाई गई है कि जिस पद पर वह सर्वप्रथम अपॉइंट हुआ था उस पद तक तो आप डिमोशन कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे के पद पर आप डिमोशन नहीं कर सकते। ये भी आगे हम डिटेल में पैराओं में पढ़ेंगे। अगला देखिए आपका अवनत कर सकेंगे। अब ऐसा जो दंड दिया, हाँ, अब ये है कि भाई क्या क्या दंड दिया जा सकता है। तो पहला दंड हुआ रिमूव किया जा सकता है, यानी कि पदच्युत। दूसरा आपका हुआ निलंबित, पदच्युत मतलब नौकरी से बाहर कर देना। दूसरा सस्पेंड हुआ और तीसरा आपका डिमोशन हुआ। अब और भी दंड हैं जो दिए जा सकते हैं। अब आगे बेयर एक्ट को बढ़ाया जाए तब मिलेगा। देखिए आगे आपका सकेंगे जिसे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल या उपेक्षावान पाए जाएं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आखिर इन अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को आपका पहले दंड देख लिया जाए, तब आपका क्यों दिया जाता है उस पर विचार किया जाएगा। तो आपका कौन कौन सा दंड दिया जा सकता है, तो फिर एक बार लिस्ट बना लीजिए सेक्शन 7 में। पहला दंड आपका हो गया नौकरी से बर्खास्त कर देना। दूसरा दंड हो गया सस्पेंड कर देना। तीसरा दंड हो गया डिमोशन करना। इसके बाद दिया गया है कि इसके अलावा भी निम्न दंडों में से और भी दंड जो दिए गए हैं वो दंड दिए जा सकते हैं। तो कौन कौन दंड दिए गए हैं, तो आपका 5 और दंड दिए गए हैं। तो 5 और 3 वो कितने दंड हो गए, टोटल 8। तो पांचों दंड देखिए इसमें भी पूछा जाता है। आपका 1 मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना, यानी कि एसपी या उसके ऊपर के अधिकारी डीवाईएसपी के नीचे के पुलिस अधिकारियों को विभागीय सजा दे सकते हैं। और उसमें आपका कितने माह के वेतन के बराबर उन पर फाइन लगा सकते हैं, तो अधिकतम कितने माह के वेतन के बराबर 1 मास, याद रखें। दूसरा है दंड रूप ड्रिल या अतिरिक्त पहरा, अतिरिक्त श्रम या अन्य कार्य के सहित या रहित 15 दिनों से अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध, यानी कि दंड स्वरूप ड्रिल करो। अब ड्रिल मतलब ये हुआ कि जाओ व्यायाम करो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत बदमाशी कर चुके हो और जाओ पुलिस लाइन में रहना और रोज सुबह 10 राउंड क्या करना पुलिस लाइन का लगाना। या जाकर आपका व्यायाम करो, यानी कि जाकर आपका 10 घंटा क्या करो, आपका उठक बैठक करो, यही तुम्हारे लिए दंड है। बहुत थाने पर क्या कर चुके हो, दुराचार। तो अगला ये आया अतिरिक्त पहरा। अतिरिक्त पहरा माने 8 घंटा की ड्यूटी है और बदमाशी किया है तो लगा दीजिए 10-12 घंटा ताकि आपका काम करे। वैसे भी आगे बताया जाएगा पुलिस 24 घंटा काम करती है, अभी बताया जाएगा। अगला अतिश्रम। अतिश्रम मतलब ज़्यादा श्रम कराया जाए, जितना काम करता था उससे क्या कराया जाए, ज़्यादा। इसके बाद आपका अन्य कार्य के सहित या रहित, यानी कि कार्य करते हुए या बिना कार्य के, ये भी याद रखना है। अधिकतम कितने दिनों के लिए उसे क्वार्टर परिरोध किया जा, क्या दंड दिया जा सकता है, तो 15 डेज, याद रखिए कितने दिन के लिए। अब क्वार्टर परिरोध होता क्या है, तो क्वार्टर आपका कई जगह काम करेगा। जैसे कि आपका 2 बूंद में काम करता है कि अगर बोतल आ गई और पीने वाले 4 हैं तो होता है कि क्वार्टर करके क्या किया जाए, पी लिया जाए। मान लीजिए रोटी आ गई,
खाने वाले 4 हैं, तो एक रोटी को कितने भागों में बाँट दिया जाता है? 4। और 2-2 बूँद से आपका डुबो के क्या किया जाएगा? तो कभी काल क्वार्टर लाना है, ये लाना है, तो क्वार्टर अन्य अन्य शब्द भी हैं, लेकिन यहाँ क्वार्टर परिरोध का मतलब ये हुआ कि जो रिजर्व पुलिस लाइन है उसके बैरक में पड़े रहो, यानी कि निठल्ले पड़े रहो, बाहर घर और न जाना। और अधिकतम कितने दिन पड़े रहो? 15 दिन। या तो काम करो पुलिस लाइन में, यानी कि या तो श्रम सहित या बिना काम के, यानी कि निठल्ले पड़े रहो। तो उसमें भी आपका मोबाइल चलाते हैं लोग, आपका टीवी इत्यादि लगी हैं, देखते रहते हैं, और आपका पुलिस लाइन में क्या करेंगे? पड़े रहेंगे। लेकिन अधिकतम कितना याद रखिए? आपका 15 दिन। तीसरा देखिए, सदाचरण वेतन से वंचित करना। सदाचरण मतलब गुड बिहेव, यानी कि अगर किसी पुलिस वाले ने गुड बिहेव या अच्छा आचरण किया है, इसके कारण उसके वेतन में वृद्धि होनी है, तो अगर बैड आचरण दर्शाया है तो वह वृद्धि क्या की जाएगी? रोक दी जाएगी कि अब तुम्हारा वेतन बढ़ेगा कि नहीं? नहीं बढ़ेगा। इसके बाद चौथा देखिए, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना, यानी कि अगर कोई पुलिस वाला अच्छा काम किया था और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो गया, यानी कि आपका अच्छे कार्य के कारण जल्दी से ही क्या हो गया? प्रमोशन। और बाद में पता लगा कि ये तो निकम्मा निकला, उपेक्षावान निकला, जैसे हमारे डीजीपी निकल गए मुकुल गोयल जी, तो उन्हें पद से बस ट्रांसफ़र किया गया, हटाया नहीं गया। सरकार चाहती तो उन्हें निलंबित भी कर सकती थी। तो आगे अभी बताया जाएगा क्यों दंड दिया जाएगा। अभी ये हम बता रहे हैं कि कौन-कौन दंड दिए जाएँगे। लास्ट में हम बताएँगे कि क्यों दंड दिया जाए। तो अभी दंड आपका है, अगला दंड है कि विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटा दिया जाए, और जो अंतिम सज़ा है विभागीय, वह आपका पूछा जाता है, वहीं सतर्क रहना है। अंतिम जो खंड अंग दिया गया है वह आपका बाद में जोड़ा गया, और कब जोड़ा गया ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 1944 में जोड़ा गया, 1944 में जोड़ा गया, यानी कि फिर एक बार देखिए कि धारा 7 में किस सन में संशोधन किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 1944 में। और कौन सा दंड जोड़ा गया? लास्ट। तो देखिए लास्ट आपका दंड क्या है? अवरोध पर रोक को शास्ति करके वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नत को रोकना, यानी कि जो वर्ष में आपका वेतन में वृद्धि होती है, विभागीय दंड देते हुए उस वृद्धि को भी रोका जा सकता है। या दूसरा ये आया कि आपको प्रमोशन मिलने वाला था और आपने मिसकंडक्ट किया है, तो ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आपके प्रमोशन को भी क्या कर सकते हैं? रोक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वर्ष में जो वेतन बढ़ता है उसको भी रोका जा सकता है विभागीय दंड देकर, और आपका पदोन्नत यानी कि प्रमोशन भी क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। लेकिन कौन रोक सकता है? एसपी या उसके ऊपर के अधिकारी। और किसको रोक सकते हैं? आपका सबका नहीं, जो डीवाईएसपी से क्या हो नीचे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई कौन दंड देगा, क्या-क्या दंड देगा, किसको दंड देगा और किन नियमों के अधीन रहते हुए दंड देगा, ये सारी बातें हो गई। अब आपका क्यों दंड देगा? तो भाई मनमाना तो दंड देगा नहीं, तो इसके लिए कुछ आपका नियम दिए गए हैं। क्यों धारा 7 के तहत जो दंड विभागीय दिया जाता है वह
क्यों दिया जाता है, उसका आधार सेक्शन 7 में ही बताया गया है। देखिए आपका फिर बीच में दिया गया है आपका क्यों, तो आपका इसलिए दंड इन लोगों को दिया जाता है कि ये लोग अपने कर्तव्य का अनवधानता या उपेक्षापूर्ण रीत से निर्वहन करते हैं। तो पहला ये हो गया कि अधीनस्थ अगर कोई पुलिस अधिकारी है और अपने कर्तव्य का अनवधानता, अनवधानता का मतलब ये हुआ कि मन लगाकर कार्य न करना, यानी कि अनवधानता का मतलब ये हुआ कि जो पुलिस का कार्य है उसमें वह कोई रुचि नहीं ले रहा है। जैसे डीजीपी को भी इसीलिए हटाया गया, उनके पद से हटा माने ट्रांसफ़र इसलिए किया गया कि सरकार ने ये कहा कि आपका जो कर्तव्य है आप उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, यानी कि डीजीपी बने हैं, सक्रिय रहना चाहिए, तो आप अनमने ढंग से क्या कर रहे हैं भाई, पूरे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था आपके हाथ में है और राजा ही सो गया तो प्रजा तो अपने आप सो जाएगी, यानी कि आप ही सुस्त पड़ गए तो ये पुलिस वाले देखा देखी क्या हो जाएंगे, सुस्त पड़ जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ भी नियम लागू होता है कि अगर हम ही पढ़ाने में सुस्त पड़ जाएं तो आप लोगों पर भी इसका असर पड़ता है। अतः 2 माह तक कोई सुस्ती नहीं और दुआ करिए ऊपर वाले से कि कोई पनौती न लगे, यानी कि कोई व्यवधान या बाधा या समस्या न आए, क्योंकि ये जो समय होता है ये उदाहरण कम चलते हैं सामाजिक, और आपका दिमाग अस्थिर करके पढ़ाया भी जाता है, पढ़ा भी जाता है और टेक्निकल क्वेश्चन आपका ज़्यादा निकलते हैं। और शाम वाले बैच में बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। कई लोग जो इंटरव्यू दिए हैं, एलएलएम किए हैं, रिसर्च करने वाले आते हैं, 2-4 ऐसे आते हैं जो डिग्री कॉलेजों में पढ़ाते भी हैं, उनको भी कुछ बातें मालूम नहीं थी, वो भी आकर पूछते हैं बाद में फ़ोन करके कि इसमें क्या है। तो काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन इस समय दोनों टाइम चल रहे हैं, एविडेंस में भी अभी तो शुरुआत होगी और आपका पुलिस एक्ट में भी एक-एक शब्दों को मथा जा रहा है। अब आपका कर्तव्य है कि भाई आपका कितना आप कवर कर रहे हैं, तो भाई 9 आए क्वेश्चन तो आप पूछिए, साल पेपर उठाइए, अब पुलिस एक्ट कम से कम अब क्या करिए, शुरू करिए। 15 में 14 क्वेश्चन आना चाहिए, एक क्वेश्चन की हम गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि वो कहाँ से पूछ लेगा कोई भरोसा नहीं। पिछली बार एक क्वेश्चन आपका नोट से बाहर गया था। तो अगला देखिए आपका क्यों दंड दिया जाए, क्योंकि अनमने ढंग से कार्य कर रहा है। दूसरा नेग्लिजेंस बरत रहा है, यानी कि उपेक्षा बरत रहा है, यानी कि कार्य करने में उपेक्षा बरतना का मतलब कि लापरवाही बरत रहे हैं, यानी कि काम का बोझ पड़ा है और चलिए होगा ना। जैसे कि आपका कई लोग एग्ज़ाम सिर पर आ जाता है तो चलिए पढ़ा जाएगा, अभी तो 10 जुलाई है, फिर कल आएगा, चलिए अभी एक दिन है तो कम हुआ, अभी तो आपका 55 दिन बचा है, फिर पढ़ा जाएगा कल से। तो कल से करते करते क्या होता है, डेट आ जाती है, उसके बाद परीक्षा छोड़नी पड़ती है कि जब पढ़े ही नहीं तो अब परीक्षा क्या देंगे, तो अभी से पढ़िए, अब डेट वोट निर्धारित न करिए। तो पहला ये हुआ क्यों दंड दिया जाए, तो पहला वह क्या किया है, अनवधानता से कार्य। दूसरा अपने कार्य में क्या बरता है, नेग्लिजेंस। तीसरा देखिए जो स्वकार्यण अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वयं को अयोग्य कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी कारण के कोई पुलिस अधिकारी स्वयं को अयोग्य बना ले। तो आप लोग बताइए कि कब कोई पुलिस अधिकारी, कब कोई ऐसा कार्य करेगा कि ये माना जाएगा कि वह स्वयं अपने को पुलिस बल में रहने के अयोग्य बना लिया है। तो एक दो उदाहरण देखिए, पुलिस बल का सदस्य हैं और जाकर अफीम बेचवा रहा है
वाहन चलवा रहा है, दुकान चलवा रहा है, आपका शराब बेचवा रहा है, तो पुलिस की नौकरी क्यों करते हो? जब यही करना है, यानी कि स्वयं अपने आप को वह क्या किया है, अयोग्य बना लिया है। भाई दूसरे ने नहीं, स्वयं अपने, मैंने अपने ही कारण से स्वयं को क्या बना लिया है, अयोग्य, तो उसे विभागीय दंड दिया जाए। या तो आपका डिमोशन कर दिया जाए, या सस्पेंड, या बर्खास्त किया जाए, या जो 5 दंड बताए गए उनमें से कोई एक या एक से अधिक दंड क्या हो, दिया जाए। अब आगे देखिए, अगर विभागीय दंड सेक्शन 7 के तहत दिया गया है, तो क्या उसके खिलाफ न्यायिक जांच, यानी कि कोर्ट में मुकदमा चल सकता है कि नहीं? चल सकता है, क्योंकि विभागीय जांच अलग होती है और न्यायिक जांच अलग होती हैं। दोनों जांचें एक साथ चल सकते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण एक देखा जाए, मान लीजिए कि आपका दरोगा जी ही हैं, जी लगाना आगे जरूरी है क्योंकि दरोगा हैं, तो आगे क्या लगाएंगे? तो जहाँ जहाँ जी लगा रहता है खतरनाक भी होता है, जैसे जीजा जी, साली जी तो भाई बहन जी, बबुआ जी, आपका फेकू जी, तो ये सब जी वाले बहुत खतरनाक होते हैं। तो फिर एक बार देखिए आगे, तो ऐसी दशा में हमें ये दिखाना है कि जो डिपार्टमेंटल दंड दिया गया है, क्या उसके अलावा जो वह मिसकंडक्ट किया है, जो वह दुराचरण किया है, जो वह अपराध किया है, उसके लिए न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा अलग से चल सकता है कि नहीं? चल सकता है। यानी कि विभागीय जांच अलग और न्यायिक जांच क्या है? अलग। जैसे दरोगा जी का ही ले लीजिए, मान लीजिए विभागीय जांच शुरू हो गई है, डीआईजी साहब कर रहे हैं, और विभागीय जांच में ये पाया गया कि ये थाने में कुकर्म किया है, शासन की रिपोर्ट भेजी गई, शासन ने बर्खास्त कर दिया, पदच्युत कर दिया, तो ये विभागीय दंड है। और कुकर्म के लिए कोर्ट में मुकदमा चला और कोर्ट ने दंडित किया, तो वह कौन सा दंड होगा? न्यायिक। तो ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि विभाग ने हमें दंड दे दिया है तो न्यायालय दंड न दे, ये मांग नहीं की जा सकती, क्योंकि विभागीय कार्यवाही अलग और न्यायिक कार्यवाही क्या है? अलग। तो विभागीय कार्यवाही लास्ट में आई है किस सेक्शन में? 7 में। और न्यायिक कार्यवाही किस सेक्शन में? आपका 35 में चलती है। भाई दोनों एक साथ याद करना है। आइए, सेक्शन 7 काफी बड़ा था, समय भी भाई घंटों ले लिया, आगे चला जाए। अब सेक्शन 7 के बाद सेक्शन 8 आपका पूछा जाता है। सेक्शन 8 को कोरिलेट करके पढ़िएगा, और वह पढ़ना है। पहले तो सप्लीमेंट्री सेक्शन देखिए कि सेक्शन 8 का सप्लीमेंट्री सेक्शन कौन सा सेक्शन है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? पूछ ले कि 8 की पूरक धारा कौन है, तो 28 रट कर जाइए, पूछा जा चुका है। सेक्शन 8 का सप्लीमेंट्री सेक्शन कौन है? 28। तो जब कोई व्यक्ति पुलिस बल में भर्ती होता है, तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और ऐसी दशा में अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रमाण पत्र किसे दिया जाता है, किसे नहीं दिया जाता? प्रमाण पत्र का प्रभाव क्या होता है? जब वह व्यक्ति पुलिस बल में न रहे तो प्रमाण पत्र को वापस कर दे, और अगर प्रमाण पत्र को वापस नहीं करता तो वह सेक्शन 28 के तहत दंड का भागी होगा। यानी कि सेक्शन 8 का वायलेशन करना सेक्शन 28 के तहत दंडनीय है, और सजा भी याद रखना है। अगला ये क्वेश्चन आपका केस सहित देखना है कि जो सर्टिफिकेट पुलिस वालों को दिया जाता है, क्या वह ज्वाइनिंग लेटर होता है कि नहीं? तो वह ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग का आधार जरूर है
कि जब सर्टिफिकेट मिला है तो ऐसी दशा में ज्वाइनिंग हुआ होगा तभी तो सर्टिफिकेट दिया गया है। तो एक केस भी देखना है। तो आइए आपका बेयर एक्ट शुरू किया जाए। सामान्य बातें हो गई। पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को। तो सबसे पहले आपका जो उठाना है कि किस पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती या किसको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। तो दिमाग में बैठाए रहिए, जो पुलिस अधिकारी किस सेक्शन में दिए गए हैं, 4 में। तो पुनः आपको बैक होना पड़ेगा, आपका 4 में सेक्शन 4 में होना पड़ेगा। फिर एक बार इसको समझिए, थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ना ताकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन गलत ना हो। पहला क्वेश्चन हम ये उठा रहे हैं कि किन पुलिस अधिकारियों को सेक्शन 8 के तहत प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। तो आपका बेयर एक्ट ही बताता है कि धारा 4 से भिन्न। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार समझिए अच्छे से, कि जिन पुलिस अधिकारियों का वर्णन सेक्शन 4 में किया गया है उनको प्रमाण पत्र धारा 8 के तहत दिया जाता है कि नहीं, नहीं दिया जाता। तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, नया क्वेश्चन, कि किन पुलिस अधिकारियों को धारा 8 के तहत प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। तो ये 8 में नहीं दिया रहेगा, किस में दिया रहेगा, 4 में। तो फिर एक बार हम 4 बताते हैं। 4 में कौन कौन से पुलिस अधिकारी हैं, आइए देखिए भाई। आपका पहला आपका है पुलिस महानिदेशक, इनको भी सर्टिफिकेट नहीं देना है, डीजीपी। दूसरा है महानिरीक्षक यानी कि आईजी साहब। तीसरा है उप पुलिस महानिदेशक यानी कि डिप्टी आपका डीजीपी, डिप्टी आईजी यानी कि उप पुलिस महानिरीक्षक, और असिस्टेंट यानी कि सहायक आपका डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक, और असिस्टेंट आईजी यानी कि आपका कह सकते हैं कि सहायक पुलिस महानिरीक्षक। तो किनको आपका कह सकते हैं कि प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। तो जो सहायक आपका डीजीपी हैं या सहायक आईजी असिस्टेंट कहा जाता है, और इनको और इनके ऊपर के पुलिस अधिकारियों को। तो क्वेश्चन भाई पूछ सकता है कि किनको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती और नाम देगा। तो आपका किनको प्रमाण पत्र, अब मॉडल देखिए, किनको प्रमाण पत्र दिया जाता है ये देगा। ये जो धारा 4 में हमने अधिकारियों का नाम बताया, इसमें से 3 अधिकारियों का नाम रहेगा और एक दे देगा डीवाईएसपी या एसपी दे देगा। तो डीवाईएसपी का नाम धारा 4 में नहीं है, अतः इनको क्या दिया जाता है, प्रमाण पत्र। लेकिन देखिए किसका नाम नहीं है, सतर्क रहना। अब आगे देखिए धारा 8 का अगला शब्द उठा जाए। अभी तो आपका भिन्न बताया गया, देखिए अगला शब्द भाई, में वर्णित अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को, यानी कि धारा 4 से बाहर के पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर, यानी कि जब वह पुलिस बल में अपॉइंट किया जाता है, नियुक्ति पर। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है कि प्रमाण पत्र कौन देता है, राज्य सरकार देती है कि पुलिस महानिदेशक देते हैं कि एसपी साहब देते हैं कि दरोगा जी देते हैं, कौन देगा प्रमाण पत्र, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसको भी अच्छे से याद रखिए। 2 अधिकारियों का नाम स्पष्ट रूप से बेयर एक्ट में दिया गया है। उन अधिकारियों को आप रट कर जाएंगे, कौन कौन, एक पुलिस महानिदेशक यानी कि आपका डीजीपी, और दूसरा पुलिस महानिरीक्षक। इसका मतलब ये हुआ आपका आईजी साहब या
इनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य पुलिस अधिकारी। फिर एक बार देखिए मॉडल देखा जाए। प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए मॉडल कैसे बनेगा। आपका पहला हो गया डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। दूसरा हो गया आपका आईजी, तो आईजी दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। और तीसरा दे दे आपका पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नियुक्त कोई अन्य पुलिस अधिकारी, यानी कि ये लोग चाहें तो अपने अधीनस्थ को नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि सहायक को नियुक्त कर सकते हैं, या डीआईजी साहब को, पुलिस उप महानिरीक्षक को नियुक्त कर सकते हैं कि जाकर आप ही हमारी ओर से क्या दे दीजिए? प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र देने में कौन सक्षम है? अच्छे से तैयार रखिए, छोटी छोटी बातें। आपका डीजीपी, आईजी और इनके द्वारा क्या नियुक्त कोई अन्य पुलिस अधिकारी, ये प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अगला शब्द देखिए भाई, मुद्रांकित, यानी कि आपका प्रमाण पत्र लिखित में भी होगा और आपका उस पर मुद्रा या सील लगी रहेगी। इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके फलस्वरूप ऐसे प्रमाण पत्र को धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित होंगे। अब आइए अगला शब्द देखा जाए कि जब किसी व्यक्ति को जो पुलिस बल में नियुक्त किया गया है, सेक्शन 8 के तहत सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो उस सर्टिफिकेट का इफेक्ट पूछा जाता है। फिर एक बार अगला क्वेश्चन बहुत अंदर से इसमें आता है कि जब प्रमाण पत्र दे दिया गया तो उस प्रमाण पत्र का प्रभाव क्या होगा? तो प्रभाव ये होगा कि जो व्यक्ति उस प्रमाण पत्र को होल्ड किया है, धारण किया है, जिस व्यक्ति को अब वह प्रमाण पत्र मिल गया है, उस व्यक्ति में पुलिस अधिकारी का पावर वेस्टेड हो जाएगा। पुलिस अधिकारी के जो एक्ट ये कार्य हैं वे वेस्टेड हो जाएंगे, और जो पुलिस अधिकारियों को प्रिविलेज दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है, वह भी निहित हो जाएगा। तो प्रमाण पत्र धारण करने वाला पुलिस अधिकारी में कौन कौन से आपका शक्तियां निहित हो जाएंगी, यानी कि कौन कौन सी बातें ऐसे व्यक्ति में निहित हो जाएंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति को अधिकार मिलेगा। याद रखिए, इसका मतलब ये हुआ क्या क्या अधिकार मिलेगा? जो पुलिस को पावर है उसका यूज करे, जो पुलिस का कार्य है वो करे, और जितनी छूट, छूट माने प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार किसी पुलिस अधिकारी को कानूनन प्राप्त हैं, वे सभी विशेषाधिकार प्रमाण पत्र धारक को भी क्या होंगे? प्राप्त। तो क्या क्या वेस्टेड हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, रटे रहेगा? तो पुलिस की शक्तियां, दूसरा कार्य, विशेषाधिकार, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कर आएंगे? उपर्युक्त सभी। अब अगला ये प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण। अभ्यर्पण माने सरेंडर करना। तो पहले तो सरेंडर शब्द समझिए कि जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी से बर्खास्त कर दिया जाए या रिटायर हो जाता है या अन्यथा पुलिस की सेवा से त्याग पत्र ही देकर चला गया, तो जब वह पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता तो उसका ये कर्तव्य है कि वह जल्दी से जल्दी उस सर्टिफिकेट को वरिष्ठ अधिकारियों को क्या करे? वापस। अगर वह वापस नहीं करता तो दंड का भागी होगा, और किस सेक्शन में होगा? आपका 28। अब आइए, ये जो सेक्शन 28 में जो दंड या सजा दी जा रही है, ये विभागीय दंड है कि न्यायिक दंड है? सतर्क रहेगा, विभागीय नहीं। विभागीय तो हम बता ही चुके हैं किस सेक्शन में,
ये जो दंड है ये न्यायिक दंड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह व्यक्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं करता तो न्यायालय में उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। न्यायालय में अगर ये प्रूफ हो गया कि यह प्रमाण पत्र वापस नहीं किया है तो न्यायालय उसके खिलाफ निर्णय देगा, फिर कन्विक्ट करेगा, दोष सिद्ध करेगा, और दोष सिद्धि के बाद अधिकतम कितनी सजा न्यायालय दे सकता है, विभाग नहीं, ये न्यायिक, तो कितनी दे सकता है? आपका 6 माह का कारावास या 200 रुपया, 200 है ना, 200 देख लीजिए भाई एक बार, या 200 रुपया जुर्माना, या दोनों। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन करिए। फिर एक बार हम बता रहे हैं, ये विभागीय दंड नहीं है। कौन सा दंड है? न्यायिक। ये कौन दंड देगा? न्यायालय। मुकदमा चलने के बाद, पूरी सुनवाई के बाद। तो दंड कितना दिया जाएगा? प्रमाण पत्र वापस नहीं किया है तो 6 माह का कारावास, या 200 रुपया, या जुर्माना। तो थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए, तब आपका भाई एविडेंस। आज भाई आपका लंबे समय तक थोड़ा चलेगा क्लास, क्योंकि इधर भी लंबे समय तक चला 15 मिनट, क्योंकि इंग्लिश की क्लास आपका 2 दिन नहीं चलेगी। तो आपका 9:45 उस बजे तक दूसरा क्लास चलेगा। यानी कि चूंकि आपका इंग्लिश की क्लास 2 दिन सस्पेंड है सोमवार तक, तो ठीक है, थोड़ा एपीओ का सिलेबस क्या किया जाए 2 दिन में, गत पकड़वा